Say your paper 3 quantitative aptitude, you will be having only 2 hours. आपके पास खाली 2 घंटे हैं एंड 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड एमसीक्यू पैटर्न है, यानी आपको पूरा लिख लिख के जो सॉल्व करते थे आप बचपन में, बराबर है, वो सब अभी नहीं करना है. एमसीक्यू पैटर्न, खाली गोल गोल चक्कर करो, खत्म. राइट? दैट मीन्स यू हैव 120 minutes and 100 questions. दो बेनिफिट है सीए फाउंडेशन में. फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो एंड सेकेंड ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, यानी आप सीधा सीधा ऑप्शन से आंसर खत्म कर सकते हो. देयर इज नो नीड टू राइट डाउन ईच एंड एवरी स्टेप. क्लियर है ये? अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ये आपके पास रजिस्ट्रेशन हो गया सबका? तो मॉड्यूल मिला रहेगा ना? नहीं, बुक मिला रहेगा इंस्टीट्यूट का. इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करवाया कि बाकी अभी भी? हाँ, तो वो सब करेंगे तो आपको एक बुक प्रोवाइड करेंगे, बराबर है. उसमें ही ये सब लिखा हुआ है, सिलेबस वहां पर ही है स्टार्टिंग में ही. ये उसका ही पीडीएफ है. सी ऑब्जेक्टिव क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक मैथमेटिकल्स, यानी बहुत बेसिक लेवल का मैथ्स आपको आना चाहिए, एडवांस लेवल की मैथ्स की जरूरत नहीं है. एंड रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग स्किल डेवलप करना, वो मेन इंटेंशन है मैथ्स रखने का यहां पर. नाउ इन दिस 100 marks there are 3 divisions. First mathematics, second logical reasoning, and third is statistics. मैथमेटिक्स में 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी 40 क्वेश्चंस मैथ्स के ऊपर होंगे. ये फिक्स है, डिवीजन फिक्स है. मैथ्स के 40 क्वेश्चन ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे. लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का ही आएगा, वो भी फिक्स है. एंड पार्ट 3 स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क का ही आएगा, वो फिक्स है, बराबर है. 100 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चंस मैथ्स के ऊपर, 20 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर एंड 40 क्वेश्चन स्टैट्स के ऊपर. अच्छा, एग्जाम में ये डिविजन्स करके नहीं आएगा, पूरा झंबल टप होगा, यानी वो 40-100 में से कहीं पे भी हो सकते 40 क्वेश्चंस एक साथ. मैथ्स फिर एलआर ऐसा नहीं होता है, पूरा का पूरा जंबल्ड अप, स्प्रेड आउट. ठीक है? बट ये श्योर है कि मैथ्स के 40 क्वेश्चन ही होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 20 ही होंगे एंड स्टैट्स के 40 ही होंगे. क्लियर? नाउ ये बड़ा बाइफर्केशन तो हो गया, लेकिन जो इंटरनल चैप्टर का डिवीजन है, अब 40 मार्क के कौन से चैप्टर का कितना आएगा वो फिक्स नहीं है. उसका खाली आप एवरेज निकाल सकते हो. अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है. इससे फॉर एग्जांपल रेशियो प्रोपोर्शन इंडेक्स, ये लास्ट अटेम्प्ट के मैंने मार्क्स रखे हुए हैं, उसका एवरेज यूजुअली एवरेज के साथ ये मैच हो रहा है. यानी आपका लॉजिक चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन इंडेक्स लॉगरिथम 4 मार्क का पूछा था, तो ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसमें से 5 क्वेश्चन पूछ लें, या तो 3 क्वेश्चन पूछ लें, या तो 4 ही आए, बराबर है. लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि 4 है उसका एवरेज, 10 क्वेश्चन यही चैप्टर्स का पूछ लिया, ऐसा नहीं होता है. क्लियर है? थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है. तो प्लीज यू स्टार्ट राइटिंग चैप्टर के डिविजन्स, आप लिख लो. ये वेटेज बहुत काम की चीज है, यानी आपको पता चले कौन सा चैप्टर के ऊपर कितना भार देना है. चलो ध्यान दो, आपका मैथ्स में टारगेट कितना होना चाहिए, कितने मार्क्स लाने हैं आपको. राइट? फ्रॉम माई साइड टारगेट इज 70 आउट ऑफ 100. इसमें 70 मार्क्स आपके आने चाहिए. ये मैं एवरेज स्टूडेंट का बात कर रहा हूं कि एवरेज स्टूडेंट्स को इतने मार्क्स लाने हैं. अगर थोड़ा वीक है तो 50-60, स्ट्रांग है, मैथ्स बहुत ही अच्छा है, तो प्लीज 80 अबाउट तो आना चाहिए उसको, बराबर है. एवरेज स्टूडेंट अराउंड 70 मार्क्स. इसमें मैथ्स स्टूडेंट भी आ जाता है, नॉन मैथ स्टूडेंट भी आ जाता है, यानी नॉन मैथ स्टूडेंट के लिए भी ये अचीवेबल है.
तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डर बाहर से निकाल दो कि आपका मैथ्स नहीं किया था 2 साल तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, इट विल बी वेरी सिंपल बिकॉज यू हैव एडवांटेज, कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए एंड दूसरा ऑप्शंस को यूज करना आना चाहिए। ठीक है, चैप्टर वाइज डिवीजन। सबसे पहला चैप्टर रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम। रेशियो प्रोपोर्शन आपने स्कूल में सीखा होगा थोड़ा बहुत, 9th 10th स्टैंडर्ड में। इंडाइसिस 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड से आप प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसिस कर रहे हो। लॉगरिथम आपके लिए कुछ नया है, बराबर है। ये मैथ स्टूडेंट्स को भी नहीं आता रहेगा एंड नॉन मैथ स्टूडेंट्स को भी नहीं आता, तो सबके लिए नया है लॉगरिथम। वेटेज ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज 4 मार्क्स। लास्ट अटेम्प्ट में जो अभी जनवरी में अटेम्प्ट गया उसमें तो लॉग के ऊपर एक भी क्वेश्चन भी नहीं पूछे थे, इंडाइसिस की ही दोनों सम क्वेश्चन पूछे थे, बराबर है। तो ऐसा हो सकता है। इक्वेशन चैप्टर 4 मार्क का वेटेज। इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन इन वेरिएबल, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली, क्यूबिकल इक्वेशंस, ये सब कुछ आता है उसमें। एंड इक्वेशन चैप्टर में ये शांति है कि मेजॉरिटी सम्स आपके ऑप्शन का यूज करोगे तो आपका इक्वेशन चैप्टर, जैसे कि एक दो एग्जांपल याद है आपने सम्स किए थे, एज ऑफ फादर, यहां पर भी होगा बट ऑप्शन से खत्म कर दो सम्स, यानी थर्ड चैप्टर लीनियर, लीनियर इनइक्वालिटीज आपने FIJC में सीखा था ये चैप्टर, लीनियर इनइक्वेशंस। एंड 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने LPP चैप्टर सीखा था, याद है? बस वही है, कोई एडवांस लेवल नहीं है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा 12th स्टैंडर्ड में जो भी सीखा ना, दैट वाज ऑन हायर साइड, उससे भी सिंपल है यहां पर। ठीक है, अटक रहा है तेरा बैटरी यार, अटक रहा है लेकिन बंद करना। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए दैट इज मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। इसका वेटेज के ऊपर ध्यान दो, वेटेज कितना है? 15 मार्क्स। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां कहीं से भी जितने सम्स मिलते हैं आपको प्लीज ये सारे सम सॉल्व करने पड़ेंगे। इसमें जरा भी आप चांस मत लेना, ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना, बिकॉज आगे फ्यूचर में भी इंटर सीए, फाइनल सीए, हर जगह पे आपकी पूरी लाइफ आपको ये चैप्टर काम आने वाला। इसमें क्या क्या है? सिंपल इंटरेस्ट जो आपने बचपन में सीखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपने 9th 10th में सीखा रहेगा, एन्यूटी जो आपने 12th स्टैंडर्ड में सीखा है, बराबर है। अच्छा, यहां पर मैं ये चैप्टर के ऊपर मैं 2 अलग सेशन भी करूंगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अलग थोड़े सम्स लेके उसके ऊपर प्रैक्टिस, बिकॉज जो नॉन मैथ स्टूडेंट्स हैं उसको थोड़ा उसके ऊपर प्रैक्टिस कराऊंगा। एंड दूसरे सेशन में एन्यूटी वाले पार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करूंगा। क्लियर है? तो ये नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए यहां पर मैं एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी लूंगा इसके ऊपर, ये चैप्टर के ऊपर। लॉग के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेक्चर होगा, इंडाइसिस के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेक्चर होगा, बराबर है। ये खाली नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, मैथ स्टूडेंट्स आना चाहते हैं डेफिनेटली आ सकते हैं उसमें। तो ये चैप्टर समझा? कितना मार्क हो गया अब तक आपका? कितना मार्क हो गया? 25 हो गया ना। ये 25 में से ट्राई करना, यानी ये 4 चैप्टर में से ही ट्राई करना कि यू गेट अराउंड 20 to 22 मार्क्स, 20 से 22 मार्क लाने का ट्राई करना, ये ऊपर के 4 चैप्टर में ही।
टोटल मैथ्स का मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 25 मार्क आउट ऑफ 40। ओवरऑल मैंने 70 का टारगेट दिया है, यहां पर 25 मार्क मैथ्स में लाने हैं आउट ऑफ 40। एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, बराबर है। उसमें से 20-22 मार्क तो आपको ये 4 चैप्टर में से ही ठोकना है, तो ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट 5वां, यानी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, 15 मार्क का वेटेज है तो कॉन्सेप्ट डेफिनेटली बहुत सारे होंगे। यानी आपने जो 11th-12th में सीखा, यानी 12th स्टैंडर्ड में जो सीखा है एन्यूटी खाली, वो तो बहुत ही बेसिक लेवल था, इसमें बहुत एडवांस लेवल भी है, ठीक है, फॉर दिस चैप्टर, तो जरा ध्यान से करना है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मैथ स्टूडेंट्स आपको डेफिनेटली ये चैप्टर में गड़बड़ होगी ही होगी, FI जैसे में हुआ ही रहेगा। कितने जने मैथ्स वाले था तकलीफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के? अच्छा था, ठीक ठाक, ठीक है। यूजुअली मैथ्स वाले बच्चे क्या पूछते हैं, पूरा चैप्टर खत्म हो जाने के बाद, पूरा चैप्टर समझाने के बाद जू 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 कैसे पता चलेगा ये परम्यूटेशन का सम है कि कॉम्बिनेशन का सम है, ये यूजुअल लोगों का क्वेश्चन होता है। तो नॉन मैथ स्टूडेंट्स यहां पर थोड़ा ध्यान देना ये चैप्टर के ऊपर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, राइट। सीक्वेंस सीरीज, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीखा है, AP, बराबर। एंड मैथ स्टूडेंट्स ने 11th स्टैंडर्ड में GP सीखा है, बस वही है AP GP वाला पार्ट, सीक्वेंस सीरीज। इधर आपको एडवांस लेवल की जरूरत नहीं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी आपने 11th स्टैंडर्ड में जो सीखा है दैट वाज हायर साइड में, यहां पर जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो थोड़ा लोअर लेवल पे है, बराबर है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। देन नेक्स्ट चैप्टर, सेट रिलेशन फंक्शन। अब ये सेट रिलेशन आप लोग ने स्कूल में सीखा है 10th स्टैंडर्ड में, मानो वेन डायग्राम बनाते थे। रिलेशन फंक्शन चैप्टर 11th स्टैंडर्ड में बच्चों ने सीखा हुआ है, यानी सारे चैप्टर्स आपको नोन है, कुछ नया नहीं है, बराबर है, इन मैथ्स। फिर एक लिमिट्स कंटिन्यूटी करके चैप्टर है, इसमें यूजुअली लोगों को तकलीफ होती थी, बराबर है, FIGC में। बट इन CA फाउंडेशन 1 मार्क का वेटेज है, खाली 1 मार्क का वेटेज, यानी इतना दबाव नहीं, एंड वेटेज 1 मार्क है, एंड पूछते भी क्वेश्चन सिंपल है इसके ऊपर। 8वां, ये चैप्टर मैथ्स वाले को मजा आ जाएगा इसमें, बिकॉज पूरा 12th स्टैंडर्ड उन लोगों ने यही किया, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, बराबर है, पूरा पेपर 1 डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से भरा हुआ था। नॉन मैथ स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा तकलीफ ये चैप्टर में होती है, बट अच्छा है कि यहां पर वेटेज खाली 3 मार्क है, वेटेज बहुत कम है, यानी एक्सट्रीम होता है, ये चैप्टर एक्सट्रीम होता है। मैथ्स वाले बच्चों को बहुत ज्यादा आता है, अच्छे से आता है, एंड नॉन मैथ स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं आता, कितना भी ट्राई कर लो तकलीफ रहती है इसमें, बराबर है। तो फिर भी एक अटेम्प्ट तो आपको करना है, मैं कभी नहीं बोलूंगा कोई भी चीज ऑप्शन छोड़ना, यू हैव टू ट्राई, एंड बन सके उतना आप मेहनत करोगे, बराबर है। बोलो वीक पॉइंट क्या लगता है आपको, ये 40 में से 25 मार्क लाने में कहां पर तकलीफ ज्यादा होगी आपको? सारे नॉन चैप्टर्स है, कुछ नया नहीं है आपके लिए, मैथ स्टूडेंट्स, नॉन मैथ स्टूडेंट्स, सबके लिए। नॉन मैथ स्टूडेंट्स को भी बहुत सारे चैप्टर्स तो मालूम है, स्कूल में सीखा हुआ है। कहां पर ज्यादा सबसे तकलीफ होने वाली है? मैं बोलता हूं, एक लॉगरिथम पार्ट में जिसका वेटेज 1 मार्क है, दूसरा मैथमेटिक फाइनेंस में तो डेफिनेटली नहीं होगा कभी प्रॉब्लम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकता है उसमें, लिमिट्स कंटिन्यूटी थोड़ा बहुत हो सकता है उसमें, एंड डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, यानी टोटल 1, 2, 4 मार्क, ये 5 मार्क, 9 एंड 1 10 मार्क वाला थोड़ा तकलीफदायक सिलेबस है, अदरवाइज इट इज मैनेजेबल, बराबर। फिर भी आपको अपना पूरा कोशिश करना कि उसमें से भी आप मार्क्स निकाल लो। ये तो 25 तो मैंने एवरेज स्टूडेंट के लिए, आप 25 से ज्यादा भी कवर कर सकते हो उसमें, राइट। तो ये था आपका मैथ्स वाला पार्ट, 40 मार्क्स। नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग, 20 मार्क्स।
लॉजिकल रीजनिंग में हर एक चैप्टर का वेटेज इक्वल है। यानी ऐसा हो सकता है कि ये टाइम 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज में से 5 मार्क का पूछा, नेक्स्ट टाइम 4 मार्क का पूछे, ब्लड रिलेशन 6 मार्क का पूछ ले, ऐसा हो सकता है, बट इक्वल वेटेज करके चलेंगे। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज नो फॉर्मूला। चारों 4 चैप्टर में कहीं पे भी कोई फॉर्मूला नहीं, बराबर है। हर एक क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन के ऊपर लॉजिकली सोचो एंड आंसर लाओ, खत्म। इसमें मैं एवरेज स्टूडेंट को टारगेट देता हूं 15 मार्क्स आउट ऑफ 20। स्कॉलर पूरा 20 में से 20 ला सकता है इसमें। हर एक चैप्टर नया है, मैथ्स वाला रहेगा, नॉन मैथ्स, सबके लिए नया चैप्टर है, बरा तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जब आएगा तब सिखाऊंगा मैं। जाओ आगे। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स। कितना वेटेज? अरे बोलो 40 मार्क्स, बराबर है। और 40 मार्क्स में चैप्टर्स हैं 6 चैप्टर्स। अब ये 6 चैप्टर्स देखो कैसे हैं, क्या है, समझा देता हूं क्या। फर्स्ट चैप्टर इस पहले स्टैट्स में जो 40 मार्क्स है उसमें ऐसा हो सकता है कि आपको थियोरी क्वेश्चंस पूछे, यानी अराउंड 15 to 18 मार्क्स के थियोरी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसमें। थियोरी के ऊपर ध्यान देना है। मैथ्स में कोई थियोरी क्वेश्चंस नहीं होगा, एलआर में कोई थियोरी क्वेश्चन नहीं होगा, बट स्टैटिस्टिक्स यस, अराउंड 15 to 18 क्वेश्चंस आपके थियोरी क्वेश्चंस होंगे। तो थियोरी को जरा भी इग्नोर नहीं करना है, थियोरी के ऊपर ध्यान देना है। एंड जितने ज्यादा थियोरी क्वेश्चन होंगे अच्छा है आपके लिए, बिकॉज समझो ये चैप्टर है तो मैक्सिमम कितने एमसीक्यूज पॉसिबल होंगे? 150 200, दैट्स इट। उतने अगर एमसीक्यूज आप 2-3 बार देख भी लेते हो तो सारे आंसर्स याद हो जाते हैं। क्लियर है? तो थियोरी क्वेश्चन जितने ज्यादा होंगे अच्छा है आपके लिए। एंड एग्जाम में भी वो सॉल्व करने के लिए, टिक करने के लिए आपके पास खाली 5 से 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा सम। 5 सेकंड में आपका सम खत्म हो जाएगा, यानी आपके पास टाइम भी बचेगा। तो थियोरी क्वेश्चंस है तो अच्छा है, बराबर है। तो उसको थोड़ा पॉजिटिवली लेना। एंड इन दिस फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स में पहले पार्ट में एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, एंड दूसरा पार्ट जो है वो सैंपलिंग है। सैंपलिंग करके पूरा अलग कॉन्सेप्ट है। ये पूरा फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड सैंपलिंग आपके लिए नया है। इंट्रोडक्शन में हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन आ जाए, वो सब शायद अपने स्कूल में थोड़ा बहुत सिखा रहेगा, बराबर है। बट थियोरी क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग आपके लिए सब कुछ नया है। सैंपलिंग तो पूरा कॉन्सेप्ट ही नया है। आजा आजा। यानी इसमें भी मैथ स्टूडेंट है, नॉन मैथ स्टूडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए नया चैप्टर है। ये 10 मार्क का वेटेज है चैप्टर का, प्लीज जरा ध्यान देना। एंड वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, स्टैट्स में आपका टारगेट है 30 मार्क्स आउट ऑफ 40। मैथ्स में कितना दिया था याद है? कितना? 25। एलआर में कितना? 15। तो कितना हो गया? 40 हो गया। और इसमें 30 मार्क, यानी 70 मार्क आपका टारगेट है। इन दिस पहला चैप्टर के बारे में बोला, 10 मार्क का वेटेज, 40 में से 10 मार्क, तो यही चैप्टर है। एंड सारा का सारा थियोरी पार्ट है, पूरा थियोरी पार्ट, कोई प्रैक्टिकल समझ नहीं उसमें। सेकेंड चैप्टर सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी अपने 10th स्टैंडर्ड में मीन, मीडियन, मोड सीखा था, याद है? फिर 11th स्टैंडर्ड में आपने पार्टीशन वैल्यू सीखा है, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। फिर डिस्पर्जन चैप्टर भी आपने सीखा है।
रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन नहीं था, मीन डिविएशन आपके लेना है यहां पर। लेकिन वॉट आपने जो भी सीखा 10th में, 11th में, 12th में तो कुछ नहीं था ये सब, बट जो भी सीखा वो सब वेस्ट है। क्यों? बिकॉज आप जो 11th स्टैंडर्ड में सबसे ज्यादा तकलीफ आपको 11th स्टैंडर्ड में डिस्पर्जन चैप्टर देता रहेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूलाज, कैलकुलेशन, बहुत सारे कैलकुलेशंस थे, बराबर है। तो ये सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला चैप्टर था आपको 11th स्टैंडर्ड में। बट यहां पर पूरा मेथोडोलॉजी अलग है। सीए फाउंडेशन में ये चैप्टर के लिए सॉल्व करने का तरीका पूरा का पूरा अलग है। स्टैट्स में आप स्टैंडर्ड डिविएशन में आपको तकलीफ होता था कैलकुलेशन में, बहुत बड़ा फॉर्मूला था, राइट। बट इन दिस पूरा का पूरा कैलकुलेशन में आपको कैलकुलेटर के ऊपर सिखाऊंगा, यानी आपको पेन उठाने का भी जरूरत नहीं होगा इन दिस पार्ट। क्लियर है? मैंने पहले बोला कैलकुलेटर कंपलसरी है। पहले तो मुझे कैलकुलेटर कैसे यूज करना वो सिखाना पड़ेगा, वो भी सिखाऊंगा कैसे यूज किया जाता है कैलकुलेटर। आपको खाली प्लस माइनस आता है और कुछ नहीं आता है, बराबर है। या बटन देखने को आता है, इक्वल टू साइन मालूम है, पूरा डिटेल में मुझे समझाना पड़ेगा कैलकुलेटर का यूज कैसे करते हैं। यानी आज तो नहीं लाए हो ना आप लोग, मेहरबानी करके नेक्स्ट लेक्चर में कंपलसरी है लेके आना, ठीक है। तकलीफ मत देना, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों का कैलकुलेटर परचेस करना बाकी है अभी भी? तो परचेस करते वक्त खाली इतना ध्यान रखना कि पहले तो वो 12 डिजिट का होना चाहिए, बराबर है। 12 डिजिट का कैलकुलेटर होना चाहिए। इन दैट स्क्वायर रूट साइन होना चाहिए। स्क्वायर रूट साइन के बगैर के भी बहुत सारे कैलकुलेटर आते हैं, प्लीज तो जरा ध्यान से चेक करके लेना, स्क्वायर रूट साइन कंपलसरी होना चाहिए उसमें। देन एक और चेक कर लेना, 3 डिवाइड इक्वल टू करके जरा चेक करना। अगर 1 मिलता हो तो मेहरबानी करके ऐसा कैलकुलेटर खरीदना मत। चेक कर लो जिसके पास है कैलकुलेटर। एंड अगर 0.3333 मिलता है तो ये लेना है, बराबर है। तो ऑलवेज चेक कर लेना 3 डिवाइड इक्वल टू करके। इफ यू आर गेटिंग 0.333 तो प्लीज बाय। अगर 1 देता है तो उसके मुंह पे मारना, बराबर है। लेना नहीं ऐसा कैलकुलेटर। जाओगे तो खरीदने से पहले इतना ध्यान रखो। आगे सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन डन। पूरा का पूरा मैंने बोला जितना भी सीखा आपने सब वेस्ट है। अब पूरा डिटेल में मुझे पूरा मेथड अलग है यहाँ पर, कैलकुलेशन हो सब वो सिखाना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली ये 2 चैप्टर को मिला के जरा ध्यान से देखो, आधा स्टैट्स खत्म हो जाता है। ये दोनों चैप्टर का वेटेज 21 मार्क्स है, यानी 40 में से 21 मार्क्स तो ये 2 चैप्टर है खाली। तो ध्यान से, और इसमें बहुत सारे मार्क्स आप कवर कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी एंड थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी बचपन से करते आ रहे हो, 8th 9th स्टैंडर्ड से। कॉइन उछालना, डाइज उछालना, बराबर ना। 10th में भी बहुत किया रहेगा आपने, 11th स्टैंडर्ड में भी किया है, यस। एंड 12th स्टैंडर्ड में आपने थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जिसमें रैंडम वेरिएबल वाला पार्ट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट सीखा है, ठीक है। बट वो सब सीखा है नहीं सीखा है सब बराबर ही है, बराबर है। 12th स्टैंडर्ड का जितना भी आपने किया है वो सब सीखा नहीं सीखा से सेम ही है, बिकॉज पूरा का पूरा यहां पर मेथड अलग है। यानी मैथ स्टूडेंट्स हो, नॉन मैथ स्टूडेंट, सबके लिए सब कुछ सेम ही है यहां पर, समझो ना। कितने लोगों को डर लगता है प्रोबेबिलिटी एंड थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन? यानी ऐसा प्रोबेबिलिटी वर्ड से तकलीफ है, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से तकलीफ है, पता ही नहीं है, बराबर है। चलो, ये दोनों का वेटेज अराउंड 9 मार्क्स, यानी 30 मार्क्स खत्म। और 2 चैप्टर हैं, कोरिलेशन, रिग्रेशन। कोरिलेशन आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है एंड रिग्रेशन आपने 12th स्टैंडर्ड में सीखा है, वही लेवल है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी की बात करो, प्रोबेबिलिटी एंड थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो लेवल है वो बहुत ही बेसिक लेवल है, कोई एडवांस पार्ट उसमें नहीं है, बराबर है।
जो आपने सीखा है उससे लोअर लेवल के क्वेश्चंस ही होंगे। कोरिलेशन रिग्रेशन डेफिनेटली वंस अगेन 11th-12th में जो भी सीखा उससे लोअर लेवल है, यहां पर कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं। इंडेक्स नंबर चैप्टर याद है वो लास्प्रेस मेथड, पाशेस मेथड FIGC में किया आपने, वो वाला चैप्टर है। बट 11th में बहुत बेसिक लेवल था, यहां पर थोड़ा एडवांस लेवल है इंडेक्स नंबर में इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट। और इसमें लोगों को थोड़ी तकलीफ होती है फॉर्मूला बेस्ड, लेकिन क्वेश्चंस अलग तरीके से पूछते हैं। ये चैप्टर के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, बराबर। 5 मार्क का तकलीफ वाला चैप्टर, बाकी कोई चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टैट्स में डेफिनेटली मैंने 30 मार्क्स बोला है, वो आ भी जाते हैं लोगों को। 70 मार्क्स ऑन एन एवरेज आपके पास, ठीक है। जाओ आगे। अब आज शुरुआत कर देते हैं रेशियो प्रपोर्शन इंडाइसेस। वेटेज देख लेना, वेटेज 4 मार्क है, और लेकिन 4 मार्क में कितने टॉपिक्स हैं? रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम, 4 कॉन्सेप्ट है। आज चालू करते हैं रेशियो वाले पार्ट से, ठीक है। चलो लिखना चालू करो, यू राइट डाउन दिस मच, फिर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं डिटेल में। हर एक चैप्टर के ऊपर नोट्स है मेरा, तो आप बेफिक्र हो जाओ, बिंदास रहो। लाइट बंद करना तो लाइट बंद करो ना, ऊपर वाला थोड़ा क्लियर दिखेगा, अच्छी जान ट्रायल एंड एरर का थोड़ा। चलो बोलो। रेशियो if x and y are two quantities of same kind and same units। पहले तो ये सेम काइंड एंड सेम यूनिट का मतलब क्या? सेम काइंड का मतलब समझो कि यू हैव वेट्स के बारे में कुछ डेटा है आपके पास, वेट्स, एंड कुछ हाइट के बारे में डेटा है, यानी एक नंबर वेट का है मेरे पास और एक नंबर हाइट का है। तो ये दोनों के बीच में कोई रेशियो पॉसिबल नहीं है। इट शुड बी ऑफ सेम काइंड, दैट मीन्स दोनों के दोनों नंबर या तो वेट्स के होने चाहिए
या तो दोनों के दोनों नंबर हाइट्स के होने चाहिए। एक हाइट का और एक वेट का होगा तो उसका कोई रेशियो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? दैट मीन्स इट शुड बी ऑफ सेम काइंड, यानी बोथ वेट्स बोथ हाइट्स। सेम यूनिट का मतलब समझो दो नंबर्स हैं मेरे पास, दोनों वेट्स के ही हैं, लेकिन एक नंबर कुछ केजीज में है और दूसरा नंबर ग्राम में है, तो इसके बीच में भी कोई रेशियो पॉसिबल नहीं है। या तो दोनों केजी में होना चाहिए या तो दोनों ग्राम में होना चाहिए। बराबर है? तो इट शुड बी ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट। सेम वे हाइट में भी समझो एक नंबर मेरे पास फीट में है और एक नंबर मेरे सेंटीमीटर में है, तो ये भी नहीं चलेगा। या तो दोनों नंबर फीट वाले होने चाहिए या तो दोनों नंबर सेंटीमीटर वाले होने चाहिए। क्लियर है ये? ओके। तो इफ x and y are two quantities of same kind and same unit, then the fraction x upon y is called the ratio x and y, and it is denoted by x is to y. आगे x is called, यानी जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप बोलोगे एंटीसीडेंट एंड सेकेंड पार्ट को बोलोगे कॉन्सिक्वेंट, राइट? अगर एक रेशियो देता हूं 2:3, तो बताइए इसमें 2 क्या है? एंटीसीडेंट एंड 3 कॉन्सिक्वेंट, और उसको आप बोलोगे कैसे? 2/3, 2/3, ठीक है? फ्रैक्शन। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर है, व्हाट इज रेशियो, व्हाट इज एंटीसीडेंट एंड व्हाट इज कॉन्सिक्वेंट। सेकेंड पार्ट, write down this. A square is to B square is duplicate ratio of A is to B. बोलो। समझो एक रेशियो 2:3 है, 2:3, तो बता सकते हो उसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? यस, 4:9। तो 4:9 इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। सेम वे समझो 2:3 एक रेशियो, उसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? 8:27। बराबर है। तो 8:27 इज ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। बोलो इसका क्या होगा? 81:100 का सब डुप्लीकेट रेशियो 9:, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, कैलकुलेटर पे निकल जाता है सीधा सीधा, एंड 100 का भी स्क्वायर रूट निकालोगे, यू विल गेट 10। समझिए? तो 9:10 इज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:100। बताइए इसका क्या होगा? 8:1000 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्यूब रूट कैलकुलेटर में निकालने को सिखाऊंगा मैं, बराबर? हाउ टू फाइंड क्यूब रूट। कैलकुलेटर में ये नहीं निकाल सकता आप इजीली, तो थोड़ा स्टेप से दबाना पड़ेगा, आ जाएगा क्यूब रूट भी। तो 8 मुझे मालूम है कि 2 का क्यूब है, तो डेफिनेटली 8 का क्यूब रूट इज 2। 1000 का क्यूब रूट 10, बिकॉज 10 का क्यूब इज 1000, तो 1000 का क्यूब रूट इज 10। तो 2:10 इज योर
सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 80:1000। लिखने तो लिख लो प्लीज एग्जाम्पल के साथ। खत्म। बोलो अब तक क्या सीखा आप लोग ने इन रेशियोज? व्हाट इज रेशियो? सेम काइंड सेम यूनिट, दो नंबर, फ्रैक्शन, बराबर। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज एंटीसीडेंट, दूसरा पार्ट खोल सकते हो कॉन्सिक्वेंट। नाउ व्हाट इज डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट। क्लियर है? आगे जाओ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंपाउंड रेशियो। राइट डाउन दिस। इसके ऊपर एग्जाम्पल देता हूं फिर। समझो मुझे 2:3 एंड 5:7 का कंपाउंड रेशियो फाइंड करना है। कंपाउंड रेशियो इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेशियोज। मैं सीधा सीधा दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन कर दूं, आई विल गेट कंपाउंड रेशियो। जैसे कि 2:3 को आप लिखोगे क्या? 2/3। 5:7 को लिखोगे क्या? 5/7। और उसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, व्हाट विल गेट? 10/21। तो मैं बोलूंगा 10:21 इज माय कंपाउंड रेशियो। खत्म। लिख के खत्म करो। खाली दो रेशियोज को मल्टीप्लाई करना है टू गेट कंपाउंड रेशियो। ए, 3 रेशियो हुआ तो 3 रेशियो का कंपाउंड बोला तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन। 4 हुआ तो क्या बात है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट, रेशियो चैप्टर खत्म। रेशियो में एक लास्ट कॉन्सेप्ट जॉइंट रेशियो खत्म, यानी चैप्टर आपका खत्म हो गया। कैसा लगा रेशियो? सस्ता है ना? ठीक है, लिख लो। अब जॉइंट रेशियो का मतलब सुनो। मुझे एक रेशियो प्रोवाइड किया है A:B, 2:3, बराबर है। एक रेशियो है B:C, दैट इज 4:5। और मुझे अब ढूंढना है A:B:C, दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट रेशियो।
अब ये ढूंढने का तरीका क्या है, सुनो। ए बी सी लिखूंगा मैं, ए के नीचे 2:3, यानी ए बी का रेशियो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। बी सी का रेशियो इज 4:5 अवेलेबल है आपको, राइट। अब मुझे ए बी सी ज्वाइंट रेशियो फाइंड करना है। व्हाट इज कॉमन पार्ट? दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? बी। तो बी वाले पार्ट को जरा हाईलाइट कर लेते हैं, ये आपका कॉमन पार्ट है। अब ये जो बॉक्स मैंने बनाया, ये बॉक्स के अंदर आपको सेम नंबर दिखना चाहिए। बता सकते हो ये सेम नंबर लाऊं कैसे? एलसीएम, बराबर है, परफेक्ट है। और कुछ ज्यादा समझ नहीं आया व्हाट इज एलसीएम, तो सीधा सीधा उल्टा पुल्टा नंबर मल्टीप्लाई करो। ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करो, डू एग्री? 12 मिल जाएगा मुझे, क्लियर है। लेकिन 4 खाली आप 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको ये पूरे के पूरे रेशियो के साथ 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है। ये सेम वे ये 3 खाली 4 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको पूरे रेशियो के साथ वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर। तो बताइए अब जरा मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? 4 अगर मैं मल्टीप्लाई कर तो व्हाट आई विल गेट? 8:12, बराबर है। और ये 3 × 4 12, 3 × 5 15, तो यू विल गेट जॉइंट रेशियो 8:12:15। कैसा लगा? सस्ता, लिख लो ये। एक सम दो आपको कर पाओगे जॉइंट रेशियो का? हाँ बोलने का। लाओ आंसर। ऐसा लिखोगे, व्हाट इज कॉमन पार्ट, मल्टीप्लाई विथ 3, मल्टीप्लाई विथ 7, with this entire ratio, with this entire ratio. Answer please. 12:21:35. सुनो जरा, अगर आपको नहीं समझता, ये भी नहीं समझता है, समझो, तो भी आप ये सम आराम से कर सकते हो। आपको पूछा है जॉइंट रेशियो, तो डू यू एग्री आपके पास ऑलवेज ऑप्शंस होंगे? यस और नो? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। तो चारों चार जो ऑप्शंस होंगे वो डेफिनेटली ज्वाइंट रेशियो का आंसर होगा उसमें। तो व्हेनेवर आप ये आंसर को अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये आंसर के अंदर भी आपको इंडिविजुअल रेशियोज मिल जाएंगे, जैसे कि A:B, इसको मैं रिड्यूस करूं तो मुझे 4:7 मिलेगा ही मिलेगा, समझाइए। इसको मैं
रिड्यूस करूं, बराबर है, तो 4:7 मिलेगा। एंड एब्सोल्युटली सेम अगर मैं ये दोनों को रिड्यूस करूं तो मुझे 3:5 मिलेगा ही मिलेगा। यानी अगर नहीं समझ में आता है कि ज्वाइंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, तो आप आंसर को यानी ऑप्शंस को सेपरेट पार्ट चेक कर लेना, मिल जाएगा कौन सा। ठीक है, तो ठंडी लगता है क्या भाई, लेना। बंद कर दे, रख, तेरे पास ही रख रिमोट। बस रख, तेरे पास ही रख। क्लियर ही है? तो नहीं समझ में आता तो ऑप्शन से भी कैसे सॉल्व करना है, डन। एक सम देता हूं, करके दो। लाओ, ज्वाइंट रेशियो A:B:C फाइंड करना है। इधर 4:7 लिखा, इधर 5:2 लिखा, बराबर। व्हाट इज कॉमन पार्ट? ए इज कॉमन पार्ट। इधर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे विद दिस एंटायर रेशियो, एंड ये विद दिस एंटायर रेशियो, बराबर। आंसर प्लीज। 20:35:8 आया। चलो चैंपियन लो, आगे बढ़ते हैं। हो गया सबका? 4 रहेगा तो कैसे करोगे? 4 ट्राई करो, ये ट्राई, पूरा मौका दूंगा ट्राई करने का। हेल्प करो, करो, देखो कैसे करने का, ध्यान दो। हाँ हो गया? क्या मिला आंसर? बोल बोल। क्या बात है, वेरी गुड। ABCD। सुनो तरीका क्या है करने का। सबसे पहले 3 को ज्वाइंट करोगे, यानी पहले ये 3 का ज्वाइंट फाइंड करूंगा, बराबर है। 2:3, 4:5, A:B, B:C। इसको पहले ज्वाइंट करो,
4 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, यू विल गेट, बोलो क्या मिलेगा आपको यहां पर, 8:12:15 मिला। ये 3 को ज्वाइंट करने के बाद ये चौथा वाला मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, 3:7 है ये, तो राइट डाउन हियर 3:7, समझिए। अब व्हाट इज कॉमन पार्ट, ये वाला कॉमन पार्ट है, तो इधर सेम नंबर दिखना चाहिए। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं मालूम, यहां पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों जगह पे 45 दिखेगा। यस, वो कर सकते हो, आप कर सकते हो, बराबर है। फिर आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो बेटर क्या है, बेटर थोड़ा इजी वे, आप एलसीएम निकाल सकते हो, यानी 15 और 3 का एलसीएम 15 आता है, तो मैं इधर सीधा सीधा खाली 1 से मल्टीप्लाई करूं और इधर 5 से मल्टीप्लाई करूं, तो डू एग्री दोनों जगह पे 15 दिखेगा। नाउ मल्टीप्लाई 1 दिस एंटायर रेशियो एंड 5 विद दिस रेशियो, बोलिए क्या मिला मुझे, 8:12:15:35, समझिए, लिख लो अभी आराम से। तूने ऐसा ही किया था कि कुछ और किया था, अब यही करना, बराबर, लिख कर क्या किया पता नहीं। अरे भाई तेरी तो जरूरत है अभी, बोलिए। हाँ चलेगा ना, क्यों नहीं, यस। लेकिन ये तो रिड्यूस नहीं कर सकते, इसका तो रिड्यूस फॉर्म यही है। अगर आपने वो मल्टीप्लाई किया होता 3 और 15 तो उसको रिड्यूस करना पड़ता था फिर, बराबर। बहुत याद कर रहा है कोई, कर दे, चालू कर दे, गर्मी लगता है। जाओ आगे, हो गया कंप्लीट। ओके, अब थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करता हूं मैं, यानी इससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। डेफिनेटली बुक मिला क्या आपको, बुक मिला है क्या? तो बुक में तो ये सब होगा ही। सुनो, बुक कैसे बना है वो भी बता देता हूं। ये आप लोग का पीडीएफ है बुक का, वो मिलेगा आपको प्रिंटेड कॉपी। इन द इंडेक्स इंडेक्स इन दैट फर्स्ट रेशियो क्या है, थ्योरी वाला पार्ट, ये सारी थ्योरी भी लिखी हुई है उसमें, बराबर है। सेम काइंड सेम यूनिट अभी बोला मैंने, वो सब कुछ लिखा हुआ है। फिर उसमें क्लास वर्क 1 आएगा, जो आपको यहां पर सम सॉल्व करना है। देखो कितने सम्स हैं, अराउंड 11 सम्स। फिर वही सम्स के ऊपर थोड़े ऐसे सम्स जो आप अपने आप ट्राई कर सको, अटेम्प्ट योरसेल्फ। ये आपको घर पे करना है तो घर पे करो, यहां पर टाइम मिलेगा तो यहां कर लो, बट ये आपको अपने आप करना है। एंड जो नहीं आया डेफिनेटली उसके लिए मैं हूं, बराबर है। इसके की आंसर्स आपको लिखे दिए नीचे। ये रेशियो पार्ट में देखो कितने सम्स किए, 11 प्लस 10 21। मैं एक्स्ट्रा जो कराऊंगा वो बात अलग है। 1 मार्क के वेटेज के लिए इतना काफी है। रेशियो प्रोपोर्शन मिला के 2 था, इंडाइसिस लॉगरिथम मिला के 2 था, यानी रेशियो का एक, प्रोपोर्शन का एक, आप समझ सकते हो, बराबर है। तो 1 मार्क के लिए इतने सम्स काफी है, बहुत ज्यादा है, बराबर है। इसके रिलेटेड सम्स ही पूछना है, उससे सिंपल सम्स ही पूछना है, चिंता मत कर। देन प्रोपोर्शन में भी सेम वे, क्लास वर्क, अटेम्प्ट योरसेल्फ,
इंडाइसिस में मैंने बोला था, याद है, कुछ एक्स्ट्रा लूंगा मैं, तो ये ब्रिज द गैप वाला पार्ट है, ब्रिज द गैप, जिसमें मैं थोड़े इंडाइसिस के कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा सिंपल सिंपल सम्स के साथ फॉर नॉन मैथ स्टूडेंट्स, जिसका मैथ्स थोड़ा वीक है उन लोगों के लिए। उसके ऊपर अराउंड 14-15 सम्स, पूरा अलग से एक्स्ट्रा लेक्चर ही रखेंगे। देन अटेम्प्ट यानी वही सम्स के ऊपर थोड़े प्रैक्टिस सम्स, देन वो क्लास वर्क 3 होगा, यानी इंडाइसिस का मेन पार्ट, समझिए। उसके ऊपर थोड़े सम्स, कुछ 17 सम्स, थोड़ा यानी बहुत ज्यादा है। उसके रिलेटेड 10 सम जो आप अपने आप करोगे। लॉगरिथम, वंस अगेन उसमें भी ब्रिज द गैप रखूंगा बिकॉज ये सबके लिए नया है, तो थोड़े प्रैक्टिस सम्स, लॉग से थोड़ा यूज टू हो जाओ आप। उसके ऊपर थोड़े अटेम्प्ट योरसेल्फ, देन क्लास वर्क 4 जिसके ऊपर लॉग वाले सम्स होंगे अराउंड 17 सम्स, देन ट्राई योरसेल्फ अराउंड 10 सम्स। काफी है इतने सारे 4 मार्क के लिए? बहुत ज्यादा है, बराबर है। और उसके साथ साथ मैं मेरे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा जो प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए वो दूंगा मैं। तो चालू करते ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ये सम कैसे सॉल्व किया जाता है वो सब समझाता हूं। पहले ट्राई करो ना, अपने आप थोड़ा ट्राई करो, सोचो कुछ कर सकते हो क्या। तू चालू नहीं किया, तेरे को बेवकूफ बनाया मेरे को तूने, खाली बटन दबा के। येलो वाला बटन दबा, येलो वाला। हाँ बस हो गया। थोड़ा हाथ पैर हिलाओ ना, सम क्वेश्चन लिखोगे नहीं चलेगा, खाली समझो, क्वेश्चन मत लिखो। थोड़ा वर्किंग करना है तो वर्किंग करके ट्राई करो सॉल्व करने का। पेपर लिख। सुनो जरा, सुनो कैसे करने का, ध्यान दो। सबसे पहले तो व्हाट इज कंडीशन, 2 नंबर्स आर इन रेशियो 5:6, तो ये सबसे पहला कंडीशन है, बराबर है। ऑलवेज ऑप्शन के ऊपर आपका नजर होना चाहिए, जरा चेक करो कहां पर आपको 5:6 मिल रहा है रेशियो, यानी नंबर आपका 5:6 में होना चाहिए रेशियो में। 15-20 5:6 है क्या? 5-10, 10-15, 25-30, यस, ये 5:6 के रेशियो में है, यानी एक ही ऑप्शन है जो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि आपके ऑप्शन में 2 या 3 ऑप्शंस पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो डू यू एग्री आपको आगे बढ़ना चाहिए, और कोई कंडीशन होगी वो भी रीड करना चाहिए, एंड वो सारी की सारी कंडीशंस जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं यही समय वो आगे वाली कंडीशन भी रीड करके देता हूं और वो सेटिस्फाई हो रही कि नहीं चेक कर लेते हैं। क्या बोला है? इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, बताइए इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या मिलेगा? 20। इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या मिलेगा? 25। कैन आई सी नंबर सब्ट्रैक्ट होने के बाद रेशियो 4:5 बन चुका है, यानी मेरे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, तो यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। समझाइए। अच्छा, इसको आप सॉल्व करना चाहते हो, समझो सॉल्व कर, जैसे आप स्कूल में करते थे, तब कैसे सॉल्व करते थे? हाउ यू स्टार्ट विथ, लेट द टू नंबर्स बी 5x एंड 6x, बिकॉज उसका रेशियो 5:6 होना चाहिए था। लेट द नंबर्स बी 5x एंड 6x, ये नंबर्स है, वो रेशियो था, ये नंबर्स है, तो एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? 5x एंड 6x। फिर क्या बोला है? 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, बताइए इधर से 5 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिलेगा? 5x - 5। इधर से 5 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिलेगा?
6x minus 5 बराबर है. If 5 is subtracted from each number, the ratio becomes 4:5. तो बताइए नंबर कौन से रेशियो में होना चाहिए? 5x minus 5 upon 6x minus 5 should be in the ratio 4:5. और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो और x की वैल्यू निकालते हो, बराबर है. फिर x की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, x की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 25 एंड 30. यानी अभी सॉल्व करने पे आपको x का वैल्यू 5 मिलने वाला है. 5, तो x का वैल्यू 5 मिला, तो फिर आप बोलोगे 5 × 5 25, 5 × 6 30. तो 25 30 आर द नंबर्स. ये आपका यूजुअल मेथड था अब तक का, बराबर है. मेहरबानी करके आज के बाद ऐसे नौटंकी नहीं करना. अब ऐसा सब नहीं करना आपको सीधा सीधा ऑप्शन से सम को खत्म करना है, बराबर. जहां तक पॉसिबल है, अदरवाइज लिख के करोगे चलेगा, बट जहां तक पॉसिबल प्लीज डू इट फ्रॉम ऑप्शन. कैलकुलेटर पे खत्म करो, कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है. लिखना है ये नहीं ना, जरूरत नहीं है, बराबर है. आगे बढ़ता हूं, जाओ आगे. नेक्स्ट सम करोगे अपने आप. चलो ट्राई करो. क्या पी बबली? पहला कंडीशन कहां सेटिस्फाई हो रहा है? पहला कंडीशन नंबर शुड बी इन द रेशियो 3:4. ये 3:4 है, हाँ. ये 3:4 है, हाँ. ये 3:4 है, हाँ. ये 3:4 है, हाँ. सारे के सारे 3:4 है, बराबर है. अब दूसरी कंडीशन को भी चेक करना पड़ेगा. दूसरी कंडीशन क्या है? इफ 6 इज एडेड टू ईच टर्म द रेशियो बिकम्स 4:5. चलो बताइए 6 ऐड करो, क्या मिलेगा? 30. इसमें 6 ऐड करो 38. तो ये क्या 4:5 में है क्या? चला. 18 में 6 ऐड करो 20. 24 में 6 ऐड करो, 24 बोल के 20 लिखा. हाँ बोलिए, इधर 24 और 24 में 6 ऐड करो 30. ये रेशियो है क्या 4:5? है ना. 6 से डिवाइड करोगे तो 4 and 5. तो यस इट इज इन द रेशियो 4:5. तो ये मेरा आंसर है, बी आंसर. सम डन, खत्म. लेकिन आगे भी नंबर्स चेक करके एक बार चेक कर लेना, देख लेना. अच्छा है. 15 में 6 ऐड करोगे 21. 20 में 6 ऐड करोगे 26. चला. 9 में 6 ऐड करोगे 15 और 12 में 6 ऐड करोगे 18. ये 9 ही है रेशियो 4:5. जाने दो, बराबर है. तो बी आंसर करेक्ट है. डन. सम सॉल्व करने का तरीका समझा. आगे बढ़ू. ये आ गया आपका फेवरेट, बाप का एज, माँ का एज, बाप का एज, उसके बेटे का एज एंड सो ऑन. ट्राई करो. बोलू, नहीं कर रहे हो? कुछ लिखो, कुछ लिख के कुछ ट्राई तो करो. हाथ जोड़ के बैठे हो खाली. बहुत इजी है, सच में बोलो बहुत इजी है. सबसे पहले तो आपको रेशियो क्या चाहिए? 7 8 9 चाहिए. कहना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर है. सब में मुझे 10 ऐड करना, 10 माइनस करना ना. अगो यानी पहले का पूछा, बराबर है. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर तो दिख रहा है. तो डेफिनेटली आपके जो भी नंबर्स हो गए इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए. ये पहला वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर है क्या? 40 60 50 इंक्रीजिंग है क्या? चलाट. ये 50 45 55 नहीं है ना इंक्रीजिंग, वो भी निकल गया. ये
ये भी नहीं है, तो एक ही तो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब चेक कर लेते हैं सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती कि नहीं। क्या है पहला कंडीशन? सम ऑफ द एजेस ऑफ दिस 3% 150 ईयर्स है क्या? 150, यस, इसका टोटल 150 आ रहा है 150। दूसरा, 10 years अगो, ये जो भी एजेस आपको दिए हैं वो प्रेजेंट एजेस हैं। 10 साल पहले, बताइए 10 साल पहले ये 45 वाला कितने का रहेगा? 35 का रहेगा। ये 50 वाला कितने का रहेगा? 40 का रहेगा। ये 55 वाला कितने का रहेगा? 45 का रहेगा। हाँ बोलो हाँ, बराबर। अब 10 साल पहले उसकी एज 7:8:9 के रेशियो में है क्या? इसको रिड्यूस करो, रिड्यूस करो, रिड्यूस करो, यू विल गेट 7:8:9। समझाइए? तो मेरे सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, देयरफॉर माय ऑप्शन इज डी आंसर। क्लियर था? लिखना है ये, इसको इच्छा हो रही है देख लिखना है, हाँ लिख ले। आपको ऐसा लगता रहेगा ना ये ऐसे समझ आते हैं क्या एग्जाम में? यस, आते हैं, बराबर है। तो इसको लाइटली मत लेना, ऐसे समझ भी आते हैं। चलो बोलू, फटाफट इसके आंसर्स ओरली दो, फटाफट ओरली आंसर्स दो, फास्ट फास्ट प्लीज। बोलो पहले का आंसर। 16:9, देन 5:6, वेरी गुड। नेक्स्ट 8:27, नेक्स्ट 2:3, बराबर ना। और नेक्स्ट इनवर्स रेशियो 8:11 का इनवर्स होता है 11:8। खत्म। चलो लाओ 9 सम। लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करो, खाली सॉल्व करने का ट्राई करो। पेन उठाओ, कुछ वर्किंग करो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस सम। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियोस, बराबर ना। तो बोलो क्या लिखोगे? इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा? 2/3 इंटू 9/4 इंटू 5/6 इंटू 8/10। जरा मल्टीप्लाई करो, क्या आता आंसर? शाबाशी दे उसको, जरा शाबाशी दे, जोर से, थोड़ा जोर से। चलो इसमें कुछ कैंसिल होता है। टू कैंसल with this 5, 10 cancel, 2 into 5 10 cancel, 4 2s are 3 3s are 3 into 2 6 cancel। डू यू एग्री? 1:1 बचा, सब कुछ कैंसिल हो गया। ए ऑप्शन। नेक्स्ट सम फास्ट करने का, तुम लोग बहुत टाइम लगाते हो, बहुत टाइम लगाते हो।
फर्स्ट डे तो क्या है, इतना तो कर सकते हो, जल्दी लाओ। सच में ठीक है। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 and duplicate ratio of 3:4. What is duplicate ratio of 3:4? 9/16 बराबर है। तो ये 9 कैंसल, 1/4 ऑप्शन ए। तूने क्या बोला था? रिटर्न कर दे उसका, शाबाश है, उसको रिटर्न कर। तो आंसर इज 1:B। खत्म। चलो, एंजॉय डूइंग। हाँ, मैं वेट करता हूं, तू कर। क्या मिला? 2:21। देखो क्या बोला है, कंपाउंड रेशियो ऑफ 4:9, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, दैट इज 9/16, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, दैट इज 8/27, एंड चौथा रेशियो इज 9/7। बराबर है। ये यहां तक रीड करना था, एंड ये अलग से रीड करना है। बराबर है। कई लोगों ने क्या क्या रीड करते मालूम इसमें, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 एंड 9:4, यानी दोनों का फिर ट्रिप्लीकेट निकालते हैं। ट्रिप्लीकेट रेशियो खाली 2:3 तक का ही है, एंड चौथा पार्ट इज 9:7। बताइए कैंसिल हो रहा है कुछ? ये 9 कैंसिल, 8 2 9 3 2 2 तो 2/21 ऑप्शन सी। चलो, लास्ट सम आज के दिन का कि पढ़ना है आप लोगों को। बुक है आपके पास? तो मैं चालू करता हूं, बोलो, यहां से भी चालू करता हूं। नहीं ना आज? चलो, फर्स्ट डे लास्ट सम कर पाओगे? ये सम लिख लेना प्लीज, ये लिख लेना, थोड़ा अलग है। रेशियो ऑफ A's age to B's age is 11:12, and A's age to C's age is 9:8. The ratio between B's age and C's age is. A's, B's age, C's age. A B का रेशियो क्या था? 11:12, एंड A एंड C का क्या है? 9:8। मैंने ये टाइप के ऊपर एक सम एक्स्ट्रा दिया था आपको, बराबर है। व्हाट इज कॉमन पार्ट? A इज कॉमन पार्ट, तो यहां पर आपका नंबर सेम होना चाहिए। मल्टीप्लाई दिस विथ 9 एंड मल्टीप्लाई दिस विथ 11, बराबर है। 9 आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? इसके साथ। एंड 11 आप मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, ठीक है। बोलिए क्या वैल्यूज मिलेंगी आपको? 99 is to 108 is to 88। आपको पूछा किसका है? B's एंड C's एज पूछा है। दैट मीन्स इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, इसको रिड्यूस करो, B एंड C को 2 से डिवाइड करो तो
54 इज टू 44 और 2 से रिड्यूस हो सकता है 27 इज टू 22। ऑप्शन बी आंसर। समझाइए। यानी डेफिनेटली आप अपनी अलग अलग मेथड्स लगा सकते हो, मुझे खाली आंसर चाहिए। कोई भी मेथड लगाओ, लिख के कम से कम लिखना, बस इतना याद रखना। ठीक है, मैं सिखाते रहूंगा, डोंट वरी। आज का सब याद हो गया आपको? पहले क्या किया था फटाफट? व्हाट इज रेशियो, सेम काइंड, सेम यूनिट, व्हाट इज एंटीसीडेंट, व्हाट इज कॉन्सिक्वेंट। देन उसके बाद डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, उसके बाद कंपाउंड रेशियो, एंड उसके बाद जॉइंट रेशियो। जॉइंट रेशियो में भी बहुत सारी वेराइटीज। क्लियर है ये? तो नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे, वंस अगेन एक बार याद कराऊंगा एंड विल स्टार्ट विथ सम्स, बुक के सम्स। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन। पढ़ने की इच्छा नहीं है ना ज्यादा? है? अरे वाह, नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे बस।